ठीक है, अब ये कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए जब हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है। ठीक है, कि हम क्या क्या चीज़ों पे फोकस करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले जो है, ठीक है, फोकस ऑन प्रायोरिटी प्रॉब्लम एंड योर डिसिप्लिन। आप आपने हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एज अ नर्स अगर आप देख ले तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम ने। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास नीडल स्टिक इंजरी। ठीक है, सिरंज से जो हमारे पास इंजरीज होती है, फॉर एग्जांपल वो हमारे पास प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम हमारे पास। बट आपने क्या करना है, एट अ टाइम आपने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम पे फोकस करना है। ऐसे नहीं है कि आप रिसर्च कर रहे हो और आप चाह रहे हो कि मैं नीडल इंजरी को भी इंक्लूड करूं, मैं मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड करूं, मैं इन्फेक्शियस डिजीज को भी कर लूं, मैं हैंड हाइजीन को भी कर लूं। नहीं। ठीक है, प्रायोरिटी देनी है कि कौन सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इशू कर रहा है जिसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ रिसर्च करके। क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम के फाइंड आउट के लिए आप एविडेंस दोगे। हाउ एविडेंस फाइंड आउट करने के लिए हम रिसर्च करते हैं तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिजिबल नहीं होता। तो आपने प्रायोरिटी पे, प्रॉब्लम पे फोकस करके आप प्रायोरिटाइज करना है कि कौन सी चीज मैं पहले करूँ, कौन सी चीज मैं बाद में करूँ। ठीक है, एट अ टाइम आप एक ही प्रॉब्लम पे फोकस रहे। ठीक है, एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। एक्शन ओरिएंटेड का ये मतलब है, ठीक है, कि जो आप प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाह रहे हो तो वो आप ऐसा रिसर्च करो कि आपके पास जो सोल्यूशन आ जाए वो क्या हो, वो इम्प्लीकेबल हो। कि जो आप सोल्यूशन निकालो वो क्या, वो आप अप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हो, फिर आपकी रिसर्च पढ़ के कोई और भी अप्लाई कर सकते। ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक आप अपने कॉन्टेक्स्ट में करो, सिर्फ आपकी जिस हॉस्पिटल में आपने किया तो आप चाह रहे हो कि मैं रिसर्च करूँ कि सिर्फ यही इसको फायदा हो। नहीं, आप इस तरह बनाओ कि आपके रिसर्च से आपको भी फायदा हो, मुझे भी फायदा हो, दूसरे को फायदा हो, तीसरे को भी फायदा हो। जो सोल्यूशन आप निकाल दो वो तो जनरलाइजेबल हो, हर जगह पे एप्लीकेबल हो। एन इंटीग्रेटेड मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच इज रिक्वायर्ड। अब मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच का मतलब ये है कि आप अकेले नहीं करो, आप अपने साथ और भी लोगों को मिला लो। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी हो। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करो, डॉक्टर्स को अपने साथ मिला लो, फार्मासिस्ट को अपने साथ मिला लो। जित आप रिगार्डिंग टू प्रॉब्लम प्रॉब्लम आप क्या आइडेंटिफाई कर रहे हो, उसके लिए आप क्या करना चाह रहे हो, तो उसकी टारगेट क्या है, आपने इंटीग्रेट करना है। ठीक है, मल्टीडिसिप्लिनरी आपके साथ अपने साथ क्या करना है, आपने अपने साथ उनको मिला लेना है कि हम इंटीग्रेट किस तरह कर सकते हैं। जो फॉर एग्जाम्पल लेबोरेटरी को आप वार्ड के साथ, या क्रिटिकल केयर को वार्ड के साथ, या साइकेट्रिक वार्ड को आप मेडिकल सर्जिकल के वार्ड, आप ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी उसको आप किस तरह इंटीग्रेट कर सकते हो। तो अप्रोच ऐसे रखो कि वो मल्टी डिसिप्लिनरी हो। रिसर्च शुड बी पार्टिसिपेटरी एंड नेचर इन्वॉल्विंग ऑल स्टेक होल्डर कंसर्ट एंड ऑल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ये बात जो है, ये ज्यादा बड़े मकदार पे जो हमारे पास प्रोजेक्ट होते हैं तो उसमें हमारे पास स्टेक्स होल्डर्स भी होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आप एग्जांपल दिया आरसीटी का, जो ट्रायल्स होते हैं, तो ट्रायल्स क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े ट्रायल्स होते हैं। बेसिकली जो ड्रग्स के ट्रायल्स होते हैं वो फार्माकोलॉजिकल एंड पे होते हैं, जो फार्मा की जो कंपनीज होती है उनके एंड से होता है, और काफी ज्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने जितना भी आपके पास प्रोजेक्ट की स्टेजेस चल रही होती है, क्योंकि वो लेंथी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सालों साल चलते हैं, 1 साल 2 साल 4 साल चलते रहते हैं, तो उसमें आपने सबको क्या करते हैं, इन्वॉल्व करना होता है। रिसर्च मस्ट बी टाइमली, और टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंड होना चाहिए। इस तरह नहीं है कि आज आपने रिसर्च स्टार्ट किया और फिर आपका जितना आपके 4 साल चले, 2 साल, तो हर रिसर्च इतना लंबा नहीं होता। कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट लंबे होते हैं, बाकी क्या होता है, जैसे हमारे एमएस का है तो हमारे एमएस का स्पेसिफिक टाइम है, या बीएस है तो बीएस की 8 सेमेस्टर में आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। या जो हमारा एमएसएन है तो हमें लास्ट सेमेस्टर में क्या होता है, थ्रू आउट तो हमारे रिसर्च चल रहे होते हैं, बट जो हमारा मेन फोकस होता है वो लास्ट सेमेस्टर जो होता है हमारा रिसर्च के लिए स्पेसिफिक होता है। ठीक है, सिंपल शॉर्ट टर्म रिसर्च डिजाइन शुड बी एम्फसाइज, दे आर लाइकली टू यील्ड प्रैक्टिकल रिजल्ट रिलेटिव क्विकली। ठीक है, सिंपल होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म रिसर्च डिजाइन, जैसे हमारे पास आप बीएस लेवल पे छोटे से प्रोजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, या पोस्ट आरएन में जो लोग करते हैं, ठीक है, केस स्टडीज हो गई हमारे पास, या क्रॉस सेक्शनल स्टडीज हो गई। तो ये छोटे छोटे स्टडी डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन है, जो आप लोग क्या कहते हो, टाइमली कर सकते हो। इनिशियली ये तकरीबन 4 से 5 मंथ में कंप्लीट भी हो जाते हैं। अगर आप मेहनत करते हो थोड़े जल्दी भी हो जाते हैं, सही है। तो आपने क्या करना है, सिंपल शॉर्ट रखना है। ठीक है, और उसकी जो रिजल्ट हो, ठीक है, वो प्रैक्टिकली रिलेटिवली भी हो, सही है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव इज इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट। ये सबसे मेन बात होती है। ठीक है, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है, असल में हम हमारे पास बेसिकली हम पाकिस्तान में देख ले तो ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। ठीक है, अगर आप कुछ इस तरह का, फॉर एग्जांपल अब मैं कराची में एमएसएन कर रहा हूँ आगा खान से, और मैं सोच लूँ कि मुझे रिसर्च करना है केपी में, लाहौर में, पंजाब में,
और प्रोजेक्ट इस तरह हो कि मुझे वीकली ट्रेवल करना पड़े, वीकली मुझे जाना पड़े, वीक में 2-3 दिन जाना पड़े, फिर हर वीक में 2-3 दिन उधर जाओ फिर वापस आऊं, तो ये बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को मद्देनजर रखना है। प्रोजेक्ट इस तरह रखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव हो, मतलब आपका इतना खर्चा ना हो। अगर ग्रांटेड है, अगर ग्रांट रिलेटेड आपका रिसर्च है तो फिर तो ओके है, बट वो बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, छोटे पैमाने पे नहीं होता, इंडिविजुअल बेस पे नहीं होता। तो आप कोशिश यही करो कि आप इस तरह का प्रोजेक्ट या इस तरह का रिसर्च क्वेश्चन या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो जिस जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, इसमें आपका ज्यादा खर्चा भी ना हो। Results should be presented in a format most useful for administration, decision maker and the community। ठीक है, रिजल्ट ऐसा हो, सही है, कि उसमें क्या हो, आप उसको प्रेजेंट कर सको, प्रेजेंटेड हो। ठीक है, और दूसरी उसकी सबसे बेस्ट बात ये हो कि वो काम आ सके, वो एप्लीकेबल हो, इस तरह एप्लीकेबल हो कि वो हम अप्लाई कर सके। ठीक है, क्लिनिकल सेटिंग में अप्लाई कर सके, या कोई डिसीजन मेकिंग में अप्लाई कर सके। ठीक है, या कम्युनिटी की बेनिफिशियल्स के लिए हो। Evaluation of the research undertaken should not be measure of the number of paper published, but its ability to influence policy। ठीक है, ये वही बात है। ठीक है, अब हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरा बस रिसर्च पेपर पब्लिश हो, मेरे पब्लिकेशन में नाम आ जाए तो मैं रिसर्चर हो गया। बट मोस्ट हमारा जो पाकिस्तानी नेचर ऑफ माइंड है रिसर्च के हवाले से, वो यही है कि मेरे जितने ज़्यादा पेपर होंगे उतना जो है मैं फेमस हूँगा, मैं रिसर्चर हूँगा। बट ऐसा नहीं है, आपकी रिसर्च से बेनिफिट्स क्या मिल रहा है, कम्युनिटी को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, पेशेंट को क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, और लोगों को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप जस्ट पब्लिकेशन के लिए क्या करो, रिसर्चेस करो। अब हमारे पास रिसर्च हम की इम्पोर्टेंस जानते हैं थोड़ा नर्सिंग के हवाले से, कि हमारे पास नर्सिंग में इम्पोर्टेंस क्या है रिसर्च की। ठीक है, तो एज एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द कंटिन्यूअल डेवलपमेंट ऑफ रिलीवेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है नर्सिंग। सही है, जाहिर बात है, ये ऑलरेडी हमने बताया है कि किसी भी प्रोफेशनल की, ठीक है, नॉलेज को इन्हांस करने के लिए या एडवांस करने के लिए क्या ज़रूरी होती है, रिसर्च जरूरी होती है। एक इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है, कि हमारे पास जो नर्सिंग की हमारे पास नॉलेज है उसको क्या कर सके, ठीक है, इन्हांस कर सके, इम्प्रूव कर सके, एडवांसमेंट की तरफ लेके चले जाए। रिसर्च जनरेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम नर्सिंग इन्वेस्टिगेशन विच हेल्प डिफाइन द यूनिक रोल ऑफ नर्सिंग एज अ प्रोफेशन। अब जितने भी रिसर्चर है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करें, हम नर्सिंग थ्योरीज की बात कर लें। ठीक है, अब जितने लोगों ने नर्सिंग थ्योरीज जनरेट की है, जिन्होंने बनाई है, ठीक है, स्टार्ट में तो नहीं थी, उन लोगों ने क्या किया, रिसर्च किया, डिफरेंट प्रोजेक्ट किए, डिफरेंट रिसर्च किए, बार बार उन लोगों का इन चीज़ की नीड है नर्सिंग में। ठीक है, अब नर्सिंग थ्योरी से क्या हुआ, हमारा जो नर्सिंग है वो क्या है, एक शेप में आ गया, एक प्रोफेशन बन गया। ठीक है, और स्टिल ये काम जारी है। ठीक है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अब जितने भी एडवांसमेंट आ रही है, अगर हम शुरू की नर्सिंग को देख लें और अभी की नर्सिंग, तो काफ़ी डिफरेंस है हमारे पास। तो ये बेसिकली रिसर्च की वजह से ही हुआ है। प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑफ नर्सिस टू देयर क्लाइंट एज विद नर्सिस इन कॉर्पोरेट रिसर्च। ठीक है, अब हमारे क्लाइंट्स कौन होते हैं, हमारे क्लाइंट्स पेशेंट है, ठीक है, या पेशेंट के रिलेटिव है, या उनकी फैमिलीज है। ठीक है, अब हमारी अकाउंटेबिलिटी क्या बनती है, ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंटेबिलिटी में ये है कि उनके लिए क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये थ्रू हम जितना हमको इम्प्रूव करेंगे, जितना हमारा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आएगा, उतना हमारे जो क्लाइंट्स है उनको क्या होगा, हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटी वो बढ़ जाती है। ठीक है, हम ज़्यादा केयर कर पाएंगे, हम अच्छी तरह केयर कर पाएंगे, हम स्टैंडर्डाइज केयर प्रोवाइड करेंगे, अपने इस रिसर्च को क्या करेंगे, इनकारपोरेट कर सकते हैं। एविडेंस इनटू देयर क्लिनिकल डिसीजन, एविडेंस इनटू देयर क्लिनिकल, सॉरी ये डबल हो गया, तो एविडेंस, तो जो हमारे पास एविडेंस है वो क्या, हम फॉर एग्जांपल आप एक वार्ड एरिया में काम कर रहे हैं या किसी आईसीयू क्रिटिकल केयर में काम कर रहे हैं, तो जब आप क्रिटिकल केयर, मोस्टली ये चीज़ क्रिटिकल केयर में जो स्टाफ होता है हमारा, उनको क्या होता है, क्लिनिकल डिसीजन जो है ना, एविडेंस के थ्रू आप करते हो, क्योंकि अब आपका मामूली सा जो भी डिसीजन होते हैं वो रिगार्डिंग टू योर पेशेंट जो है वो बहुत, या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत खतरनाक हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, आप एविडेंस के बगैर कोई डिसीजन लेते हो, तो इसके आउटकम बहुत ज़्यादा खराब आएंगे, बहुत इम्पैक्टफुल आएंगे, निगेटिव की तरफ जाएंगे। बट अगर आपके पास एविडेंस है और आप उसके ऊपर कोई क्लिनिकल डिसीजन लेते हो रिगार्डिंग टू योर फैमिली, रिगार्डिंग टू योर पेशेंट, या तो वो बहुत अच्छे की तरफ अच्छा रहता है। ठीक है, आउटकम उसका बहुत बेहतर हो जाता है। आप रिसर्च facilitate evaluation of the efficacy of nurses practice which may articulate their role in the delivery of health services।
ठीक है। अब रिसर्च क्या करते हैं, जो आपकी नर्सिस की एफिकेसी है उसको इवालुएशन में बहुत ज़्यादा रोल देता है, ठीक है। या क्या करते हैं, आपका जो रोल है एज ए नर्स, ठीक है, जब आप हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहे होते हो, हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा वो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। रिसर्च का उसमें बहुत अहम हिस्सा है, बहुत ज़्यादा रोल है उसमें। रिसर्च इन्वॉल्व्स Research involves spiraling cost of healthcare, cost contaminant practices being institute and healthcare facility which research costly trial। अब बेसिकली इस पॉइंट का मतलब ये है, ठीक है, कि हमारे पास जो हेल्थ केयर होते हैं, अगर हम रिसर्च नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, बहुत कॉस्टली हो जाते हैं, ठीक है, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब फॉर एग्जांपल ट्रायल और एरर का आप देख लो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, और किसी को पता ही नहीं है कि उसके हमने डायग्नोज के लिए कौन से इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो आप कोई एक एडवाइस कर रहे हैं, कोई दूसरा एडवाइस कर रहे हैं। अब वो इन्वेस्टिगेशन उससे पता ना चले, फिर वो दोबारा है, वो एरर हो गया ना, ट्रायल एरर हो गया। फिर कोई और प्रोसीजर अप्लाई करो, उससे भी पता नहीं गया, कोई कोई तीसरा करो। बट अगर आप रिसर्च करके एक प्रॉपर प्रोसीजर उसके लिए आइडेंटिफाई कर लो कि इस प्रॉब्लम के लिए हम ये चीज़ प्रॉपर प्रोसीजर ये कर सकते हैं, तो वो जो ट्रायल और एरर वाला जो कॉस्ट है वो क्या होगा, वो आपका बच जाएगा, ठीक है। और आपकी जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो आ जाएगी। एंड इवन अनसेफ इंटरवेंशन आर अवॉइडेड, ठीक है। अब जो इंटरवेंशन है, जो अनसेफ इंटरवेंशन है, वो क्या कहते हैं, अब कोई इंटरवेंशन हो रहा है और आपको लग रहा है डाउट कि इस इंटरवेंशन का मरीज के लिए इतना अच्छा आउटकम नहीं आ रहा, या इसके जो है साइड इफेक्ट ज़्यादा है, या इससे नुकसान ज़्यादा पहुंच सकता है और बेनिफिट इतना नहीं पहुंच सकता, तो आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो जब तक आप उसको क्या करो, रिसर्च उसके ऊपर ना करो, आप उसको एप्लीकेबल ना बनाओ, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप क्या करते हो, रिसर्च के थ्रू अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये कुछ टाइप्स है हमारे पास जिसमें हम क्या करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस क्या करते हैं, जनरेट करते हैं रिसर्च के थ्रू, ठीक है। बेसिकली हमने 4 टाइप ऑफ रिसर्च बताया हुआ है, विद एग्जांपल हमने शुरू किया है। तो हम, ठीक है, जो हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी उसका दिया साथ में, ठीक है, और साथ में एग्जांपल भी दिया ताकि आप लोगों को समझ आ सके, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। अब थ्रू डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वी ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड बेटर अंडरस्टैंड नर्सिंग फिनोमिना इन द रिलेशनशिप अमंग द फिनोमिना। डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम क्या जस्ट डिस्क्राइब कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। और हम पता करते हैं, ठीक है, कि उस फिनोमिना का क्या रिलेशन है, ठीक है, नर्सिंग के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल, अ क्वालिटेटिव स्टडी कंडक्ट इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग प्रोलॉन्ग मैकेनिकल वेंटिलेटर। The result from this study provide nurses insight to the psychological need of patient being weaned from ventilator. The implication for practice include expanding the environment of the family and the weaning process and supporting patient in their expression of religious। बेसिकली जो मरीज वेंटिलेटर पे होता है, ठीक है, तो वीनिंग आप मतलब ये कि वेंट से हटाना, ठीक है, उसका वीनिंग आप कहते हैं। जब हम पेशेंट अच्छा हो जाता है, उनकी स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग आ जाती है और उसको हम वेंट से हटा रहे होते हैं, वेंट, और वो खुद से फिर ब्रीथिंग कर रहा होता है, तो उसको कहते हैं वीनिंग अप। तो वीनिंग अप के लिए ये कह रहे कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, उनको स्पिरिचुअल सपोर्ट मिलता है, ठीक है, और जो भी रिलीजियस हो, ठीक है, उसके थ्रू उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। एक स्टडी हुई थी तो उसने कहा कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है मरीज को वीन अप में, ठीक है। जो प्रोलॉन्ग मैकेनिकल सर्वाइव जो, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं सर, प्रोलॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। तो वीनिंग अप में इसका एक अहम रोल है। दूसरा हमारे पास है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्लेरिफाई द रिलेशनशिप अमॉन्ग फिनोमिना, आइडेंटिफाई व्हाई सर्टेन इवेंट्स अकर्स, ठीक है। अब कि कोई चीजें क्यों हो रही है, ठीक है, कुछ इवेंट हो गया, तो एक्सप्लेनेशन में क्या करते हैं, वो हम मालूम करें कि ये चीज क्यों हो गया। एग्जाम्पल, ठीक है, द रिसर्च दैट हैज बीन डन अप टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन नोजोकोमल इन्फेक्शन, हायर लेवल ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एंड हायर हॉस्पिटल कास्ट। अब के नोजोकोमल इन्फेक्शन की वजह से जो है मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का रेट ज्यादा हो जाते हैं, और जो हॉस्पिटल कॉस्ट है वो भी ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में हम करते हैं। अब तीसरा हमारे पास क्या है, प्रिडिक्शन है। अब प्रिडिक्शन में क्या है, ठीक है, to examine the probability of an outcome carrying in specific situation. This type of research common in epidemiology and which by the risk factor predict the occurrence of disease. अब इसमें एक एक कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे कुछ और चीज बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम क्या करते हैं, स्मोकिंग से क्या होता है, लंग कैंसर बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ओबेसिटी एंड इनएक्टिविटी प्रिडिक्ट हायर रेट ऑफ हार्ट डिजीज। अब के मोटापे और इनएक्टिविटी मतलब ये कि एक बंदा लेजी हो, सारा दिन पड़ा रहे, कुछ काम ना करे, एक्सरसाइज वगैरह ना करे, तो उससे ये प्रिडिक्ट होता है कि उसमें क्या होगा, हार्ट रेट की जो डिजीज है वो बढ़ जाएंगे। अब कंट्रोल में क्या है, कंट्रोल इज द एबिलिटी स्पेसिफिक हाउ टू प्रोड्यूस अ डिजायर आउटकम, कंट्रोल इज डिपेंडिंग ऑन प्रिडिक्शन।
ठीक है, कंट्रोल में क्या होता है कि हम एक चीज कहते हैं कि हम एक चीज को कंट्रोल कर लेंगे तो दूसरा चीज क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये प्रिडिक्शन पे काम कर रहा होता है, डिपेंडेंट ऑन प्रिडिक्शन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने अभी प्रिडिक्शन दिया कि ओबेसिटी और इनएक्टिविटी क्या करती है, हार्ट डिजीज को बढ़ा देती है। तो अब हम इसको उल्टा करें, हम कहते हैं कि अब अगर ओबेसिटी और इनएक्टिविटी को कंट्रोल कर ले, ठीक है, उन उन लोगों को जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते हैं या उनका जो वेट बढ़ रहा होता है, अगर हम उसका उनको एक्सरसाइज पे लगा दें और उनका वेट कम हो जाए, तो उनमें क्या हो जाएगा, जो हार्ट रेट का इंक्रीज हो रहा था वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कंट्रोल और प्रिडिक्शन बेसिकली एक दूसरे की अपोजिट है। अ, अब मैं सरसरी पढ़ा देता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, तो मैं डायरेक्ट प्रोसेस में जाता हूँ कि रिसर्च के प्रोसेस क्या होता है। तो ये वे ऑफ नॉलेज है, मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि हमारे पास ट्रेडिशन होता है, अथॉरिटी होती है, बोरिंग होता है और ट्रायल एंड एरर होता है, रोल मॉडलिंग होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, सही है, इंट्यूशन होता है, रीजनिंग होता है। सॉरी, हमारे पास टाइम थोड़ा शॉर्ट है, तो मैं डायरेक्ट प्रोसेस में जा रहा हूँ कि रिसर्च का पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, अच्छा, बस ये होता है कि हमारे पास जो रिसर्च इन्वॉल्वमेंट होती है एजुकेशनल प्रिपरेशन के मुताबिक, ठीक है, कि कौन सी डिग्री के मुताबिक कौन कौन से रिसर्च आप कर सकते हो। ठीक है, तो डॉक्टर डिग्री लेवल पे हम क्या करते हैं, ठीक है, जो रिसर्च होते हैं वो क्या होते हैं, साइंटिफिक बेसिस को एक्सटेंड करने के लिए जो पीएचडी लेवल पे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वो जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं कि जो साइंटिफिक बेसिस है वो एक्सटेंड हो जाए। ठीक है, या डेवलप मेथड टू मेजर नर्सिंग फिनोमिना, या कोई मेथड डेवलप कर रहे होते हैं। ठीक है, या कोई क्वेश्चन टूल्स डेवलप कर रहे होते हैं जिससे क्या हो जाए, जो नर्सिंग फिनोमिना ऑलरेडी अवेलेबल है उसको हम क्या कर सके, मैयर कर सके, या प्रोवाइड लीडरशिप। ठीक है, या जो मतलब पॉलिसी मेकिंग होती है हमारे पास, या जितने भी गाइडलाइंस होते हैं या जो भी चेकलिस्ट वगैरह होते हैं, तो वो पीएचडी लेवल पे होते हैं। मास्टर डिग्री लेवल पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन हम कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फैसिलिटेट एक्सेस टू क्लाइंट कर सकते हैं, कोलाबरेट और लोगों के साथ, इन्वेस्टिगेटर के साथ कोलाबरेट कर सकते हैं, रिसर्च को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है, कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, या एनालाइज एंड रीफॉर्मुलेट प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑलरेडी एक नॉलेज है, उसको हम क्या कर सके, उसको हम एनालाइज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, दोबारा एक और प्रॉब्लम जो है रीफॉर्मुलेट कर देते हैं। अब जो आप लोगों के लेवल पे है कि आप लोग क्या कर सकते हो बीएसएन के लेवल पे, ठीक है, तो जो ऑलरेडी आपके पास फाइंडिंग है उसको आप प्रैक्टिस में अप्लाई कर सकते हो, फाइंडिंग को शेयर कर सकते हो। ठीक है, जो ऑलरेडी आपके पास क्या है, रिसर्च पब्लिश पब्लिश आप क्या कर सकते हो, उनको इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको इवेलुएट कर सकते हो, डेटा कलेक्ट कर सकते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ रिसर्च, और आप रिसर्च को अप्रिशिएट कर सकते हो। ये बीएसएन की इस पे है। ठीक है, अब मैं इधर रिसर्च इन्वायरमेंट, ये भी डिफरेंट एजुकेशनल प्रिपरेशन के हिसाब से है। ठीक है, लीड हेल्थ केयर टीम इन मेकिंग चेंज इन नर्सिंग प्रैक्टिस, यूज रिसर्च टू गाइड प्रैक्टिस, conduct focus initial studies in collaboration with others, coordinate research terms, critique and synthesize research per practices, conduct research to generate nursing knowledge। अब हम रिसर्च करते क्यों है, ठीक है, अब जो नर्सिंग रिसर्च है बेसिकली वो होता क्यों है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे कि इसलिए हम करते हैं। ठीक है, ताकि नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन हम क्या कर सके, एडवांस कर सके, ठीक है, इन्हांस कर सके, हमारे जो नर्सिस प्रैक्टिसेस है उनको हम क्या कर सके, स्टैंडर्डाइज कर सके, क्वालिटी केयर हम दे सके, जो पेशेंट आउटकम है उसको हम क्या करें, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इवेल्युएट एंड इम्प्रूव नर्सिंग केयर बेस्ड ऑन न्यू क्रेडिबल नॉलेज, प्रोवाइड एविडेंस ऑन विच टू बेस और नर्सिंग केयर आर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, अपर्स क्वालिटी एंड कॉस्ट कंटेनमेंट प्रैक्टिस, जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो ले हम लेके आ सके, कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन, हेल्प नर्सिंग टू अचीव इट्स ओन प्रोफेशनल आइडेंटिटी, हेल्प टू आइडेंटिफाई द बाउंड्रीज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, अब ये नर्सिंग रिसर्च प्रॉब्लम है टोटली। ठीक है, कि हम रिसर्च स्टार्ट कहाँ से करते हैं, फिर हम उसको एंड कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि रिसर्च प्रॉब्लम है, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करने हैं हमने। ठीक है, और पर्पस क्या है, आप पहले रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप उसका पर्पस बताते हो कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैंने ये प्रॉब्लम फाइंड की है, इसका ये पर्पस है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर अब लिटरेचर रिव्यू करते हैं। लिटरेचर रिव्यू हम इस तरह करते हैं, हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस होती है, सही है, जिसमें हम क्या करते हैं, सर्च कर रहे होते हैं। ठीक है, फिर फ्रेमवर्क है, फिर ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, स्टडी वेरिएबल है, अजम्पशन है, रिसर्च डिजाइन है, नर्सिंग रिसर्च प्रोसेस, ठीक है, ये पॉपुलेशन है, सैंपल है, मेथड ऑफ मेजरमेंट है, डाटा कलेक्शन है,
डेटा एनालिसिस है, रिसर्च आउटकम है, हाउ इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस डेवलप, ठीक है, तो ये एविडेंस बेस्ड रिजल्ट है, और ये रेफरेंसेस है, ठीक है। एंड थैंक यू। और स्टिल अभी आप जो है क्वेश्चन का, किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। Thank you so much, sir. First of all, I would like to thank to you and all the participants, and I'm really, feeling. I don't know what was that act, and that was extremely shameful. If any one of you, the participants, I am just requesting you, अगर आपको, I don't know कि how to approach that participant, but this was really, we need to report that person, and if any of you can help us like to reporting, तो आप directly contact कर सकते हैं. With that, I am thankful to Sir Tariq Rahim for such a beautiful introduction of the research. और मैं जब सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि एक 16 ग्रेड का नर्स जो कि अस्पताल में ड्यूटी कर रहा है, उसको क्या पता, उसका क्या ताल्लुक है रिसर्च के साथ, कि वो वो हम जो पढ़ते थे अपनी थ्योरी में कि थ्योरी प्रैक्टिस और रिसर्च का आपस में लिंक होता है। तो फिर आज मुझे रियलाइज भी हुआ विद दिस लेक्चर कि वो जो हम आईएम इंजेक्शन लगा रहे हैं या आईवी कैन्युला पास कर कर रहे हैं, या वो नर्स जो कर रहा है, तो वो बेसिकली किसी न किसी रिसर्च का कंक्लूजन है या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिसर्च हैं जो आज हम कर रहे हैं। तो जो कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं वो बेसिकली हम रिसर्च से आया है, और जो हम प्रैक्टिस रिसर्च के लेंस से करें तो हम आगे अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव कर सकते हैं, जिसको इन्होंने नाम दिया एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। सो विद दैट मुझे बस एक रिक्वेस्ट है सर कि अगर मैं बीएससीएन का स्टूडेंट हूँ और मुझे अपनी रिसर्च प्रोजेक्ट करना है या मुझे अपनी रिसर्च में कुछ हेल्प चाहिए, तो मैं आपको कैसे अप्रोच करूं? उसके लिए आप अगर कॉन्टैक्ट नंबर या कुछ अप्रोच, कुछ कुछ आप आप मीडियम बता सकते हैं या ईमेल हो जिसके थ्रू हम कर सकते हैं, तो आप तो काइंडली चैट ये बॉक्स तो के अंदर डाल दें। एक तो मेरा लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल है, तारिक रहीम के नाम से ही है, तो आप मुझे वहाँ भी अप्रोच कर सकते हो। आई दूसरा वुड जो, रिक्वेस्ट टू प्रोवाइड द व्हाट्सएप नंबर इन द चैट बॉक्स, ताकि हमारे हमारे जो तो बच्चे हैं वो आपको डायरेक्ट ठीक है, अप्रोच कर मैं सकें। यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं आप क्वायरी कर सकते हैं, तो Assalamu आप। alaikum. Are you वालेकुम listening सलाम। me? जी जी, हाँ, आई एम लिसनिंग। Sir, actually, I am third year student, so my question may be the basic level. Can I ask? या यू कैन आस्क। Yes, sir. Actually, my first question is that how many members are actually required for research? आप अगर आप बीएसएन लेवल की बात कर रहे हो तो बीएसएन लेवल पे सिर्फ आपको अकेले करना पड़ता है, आपके पास कोई मेंबर नहीं होता, क्योंकि वो छोटा सा प्रोजेक्ट होता है। और एमएसएन लेवल पे ये होता है कि आपके पास कमेटी, एक कमेटी होती है, ठीक है, बेसिकली 3 लोग होते हैं कमेटी में, एक आप होते हैं, ठीक है, 2 आपके कमेटी मेंबर्स होते हैं जो आपको रिसर्च में हेल्प करते हैं, और एक जो होता है वो स्टेटिस्टिशियन होता है जो आपको एनालिसिस में हेल्प आउट कर रहा होता है, और एक तो सुपरवाइजर, वो तो आपकी फैकल्टी होती है, जो भी आपकी फैकल्टी होती है, आप जिस सुपरविजन में होते हो। तो एमएसएन लेवल पे आपको 4 बंदे होते हैं इनिशियली, ठीक है। अगर आप इंडिविजुअली करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो रिसर्च, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट आपको प्रोसेसेस पता हो और आपको पूरा प्रोसेस आना चाह रहा हो, ठीक है, आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो अगर आप करना चाह रहे हो, वो कोई स्पेसिफिकेशन लिमिटेशन नहीं है उसके लिए, बट आपको पूरा प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। एमएसएन लेवल पे भी हम लोग अकेले ही कर रहे होते हैं इंडिविजुअली, बट एट द एंड हमें कुछ हेल्प कमेटी मेंबर से मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे स्टेटिस्टिशियन है, तो जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा स्पेसिस के थ्रू, तो अगर किसी को डिफिकल्टी आती है किसी भी वे में तो वो हेल्प आउट कर लेते हैं, या जो आपके कमेटी मेंबर्स होते हैं वो आपको फीडबैक दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने प्रपोजल बनाया, मैंने उनके साथ शेयर किया कि ये मेरा प्रपोजल है, आप रिव्यू कर ले, तो वो रिव्यू करके जहाँ पे उनको लग रहा होता है कि ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, तो वो मुझे बता देते हैं फीडबैक देके कि ये चीज़ चेंज कर लो, ठीक है। बेसिकली कर हम इंडिविजुअली हीरो होते हैं, बट वो हेल्प आउट करते रहते हैं साथ साथ में थोड़ा बहुत। तो इंडिविजुअली भी आप कर सकते हो, बट आपको प्रोसेस पूरा आना चाहिए, आप प्रोसेस से होके गुजरोगे। Okay, sir. Thank you so much. And sir, second is that actually what will be the benefit for after research published? मतलब research publish हम कर चुके हैं, उसके बाद हमें क्या फायदा हो सकता है इसका, मतलब जिसने रिसर्च की होगी। देखो, मैंने वही अभी मैंने आपको लेक्चर में बताया, ठीक है, कि हमारा जो पाकिस्तानी मेंटेलिटी है, हमें ये है कि हमने पब्लिश कर दिया तो हमें क्या मिलेगा। सही है, हमारा बेसिकली मेंटेलिटी है, बट बेसिकली रिसर्च का ये होता है कि जो आपका रिजल्ट आउटकम आया,
उससे कम्युनिटी को क्या बेनिफिट मिल रहा होता है या उससे पेशेंट को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपने रिसर्च किया, आपने इतना एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, आपने उसके लिए सोल्यूशन ढूंढा, आया वो एप्लीकेबल भी है कि नहीं है। आपने जो पेपर लिखा है, आपने जाहिर बात है रिसर्च किया होगा प्रॉपर, ठीक है, आपने पूरा लिटरेचर सर्च किया होगा, आपने पूरे वो जितने स्टेप है वो फॉलो किए होंगे। तो जो आपका रिजल्ट आया, तो पहले तो ये बात है कि आपका रिजल्ट किस तरह का आया, आइदर इम्पैक्टफुल, उसका कोई इम्पैक्ट है भी क्या नहीं है, आप उसको अप्लाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। पब्लिकेशन का ओके अपने ओके, एंड पे थैंक यू सर। बेनिफिट्स है, ठीक है, पब्लिकेशन का ये बेनिफिट्स है कि आपकी सीवी स्ट्रांग हो जाती है, जहाँ पे आप अप्लाई करते हैं वो प्रेफरेंस होता है कि आपकी रिसर्च पब्लिश है, वो अलग बात है, ठीक है। बट यहाँ पे हम एज ए नर्सिंग रिसर्च की बात करें तो नर्सिंग रिसर्च की बेसिक जो आउटकम ये होना चाहिए कि मेरे मरीज किस तरह बेहतर होंगे, या जो मेरे प्रैक्टिसेस है वो किस तरह बेहतर होंगे, या जो मेरा नॉलेज है वो किस तरह मैं इन्हांस कर सकता हूँ नर्सिंग फील्ड को। बट पाकिस्तानी मेंटेलिटी ये कहती है कि नहीं, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा रिसर्च करके, ठीक है। तो रिसर्च का बेसिक पर्पस ये नहीं है कि मुझे क्या बेनिफिट मिले, रिसर्च का जो बेसिक पर्पस ये है वो यही है कि मरीज को क्या आउटकम मिल रहा है, मरीज की जो केयर है वो बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है, या जो मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है वो इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, या वो स्टैंडर्डाइज हो रही है या नहीं है, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मैं पढ़ रहा हूँ आया वो स्टैंडर्डाइज है कि नहीं है। ओके सर, आई अंडरस्टूड, थैंक यू सो मच सर। ओके जी। सो अस्सलाम एनी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं बीएस नर्सिंग 7 सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, जी जी। जिसमें नर्सिंग रिसर्च हम आजकल पढ़ रहे हैं ना। तो जी ये जी। सर मुझे एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में सर इसके बारे में थोड़ा सा मुझे गाइड करना, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे समझाना, क्योंकि इसकी अच्छा, समझ सही से नहीं आती ना, कोई क्या कहते कोई क्या कहते इस बारे में। असल में भी देखो, इसकी अंडरस्टूड ये ना एविडेंस, ठीक है। अब आप जी जो जी। भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे सर शाहनवाज ने आपको वो दिया